नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना। कंसीविंग नेचुरली के बारे में अगर पति पत्नी ने अपने टेस्ट करवा लिए हैं और उनमें रिप्रोडक्शन की कोई मेजर एबनॉर्मलिटी नहीं है तो क्लींजिंग थेरेपी का दावा है कि ये क्लींस करने के बाद और थोड़ा योगा मेडिटेशन करके 100 दिन के अंदर वो नॉर्मली नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। इसके साथ ही मेरे मित्र रणंजय पांडे जी की पत्नी का ये वीडियो ज़रूर देखें, जिन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर कंसेप्शन कोई मेडिसिन नहीं ली और घर पे डिलीवरी की, सिर्फ अपने पति की देखरेख में, और किसी डॉक्टर को संपर्क नहीं किया। आप चौंक जाएंगे कि ऐसा भी संभव है, लेकिन ये सच है और अपने देश की बात है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रगति क्लींजिंग थेरेपी को बढ़ावा देने वाली एक एनजीओ द टेम्पल ऑफ हीलिंग के लिए काम कर रही हूँ। आप सबने डॉक्टर पीयूष सक्सेना की क्लींजिंग थेरेपी के बारे में तो सुना होगा, लीवर, एसिडिटी और किडनी क्लींस किया भी होगा और उसके फ़ायदे भी पता होंगे। लेकिन आप में से शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि क्लींजिंग थेरेपी इनफर्टिलिटी के मामले में भी बहुत रामबाण की तरह काम करती है। आप हम सभी जानते हैं कि महानगरों में इनफर्टिलिटी की समस्या कितनी आम हो रही है। आज हम इसी समस्या के नेचुरल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शिवानी ओनियाल जी। नमस्कार शिवानी जी। नमस्कार प्रगति जी। शिवानी जी पिछले 3-4 सालों से कंसीव करने की समस्या से जूझ रही थी। इन्होंने क्लींजिंग थेरेपी को आजमाया और नेचुरली कंसीव किया। आइए इसी विषय पर उनसे कुछ बात करते हैं। जी प्रगति जी। कुछ दर्शकों में नेचुरल कंसीव करने की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं: पति में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, एबनॉर्मल स्पर्म साइज एंड शेप, नंबर्स एंड मोबिलिटी, enlarged veins in scrotum, backward ejaculation of sperm, undescended testicles, पत्नी में irregular periods, fibroids, lack of libido, weak ovary, weak uterus, ovarian cyst, blocked fallopian tubes, problems with vaginal hygiene, etc. ये तो आम कारण है, लिस्ट तो काफी लंबी है। शिवानी जी कुछ बताएं। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे को कैसे ढूंढ लेते हैं और कैसे आपस में मिलकर एक नए जीवन की रचना करते हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों का योगदान होता है। और कई बार महिला और पुरुष के पूर्णतः स्वस्थ होने के बावजूद भी गर्भ नहीं ठहरता है। मगर क्यों होता है ऐसा? आखिर इस बात का क्या कारण है? आइए इस बारे में डिटेल में बातें करते हैं। महिला और पुरुष जब संबंध बनाते हैं तो इस प्रोसेस में पुरुष के लाखों शुक्राणु महिला के अंडे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन लाखों शुक्राणुओं में से सिर्फ एक या कभी-कभी 2 ही महिला के अंडे तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि उन लाखों शुक्राणुओं में से कोई एक शुक्राणु ही महिला को गर्भ धारण करने के लिए पर्याप्त होता है। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी पुरुष की शुक्राणु संख्या यानी कि स्पर्म काउंट कम है या किसी की ज्यादा भी है, तो हो सकता है कि कम शुक्राणु वालों के द्वारा गर्भ जल्दी धारण हो जाए। यही कारण हो सकता है कि कम शुक्राणु के बावजूद भी गर्भ धारण हो जाए, क्योंकि गर्भ धारण करने के लिए सिर्फ एक शुक्राणु की जरूरत होती है, लाखों की नहीं। शुक्राणु की मृत्यु दर कुछ ज्यादा ही होती है और केवल कुछ दर्जन शुक्राणु ही अंडे तक पहुंच पाते हैं। बाकी बचे हुए शुक्राणु या तो कहीं फंस जाते हैं, गुम हो जाते हैं, किसी गलत फैलोपियन ट्यूब में घुस जाते हैं या तो रास्ते में ही मृत हो जाते हैं। महिलाओं में गर्भधारण की प्रक्रिया अंडाशय से शुरू होती है। ये 2 छोटे अंडाकार अंग होते हैं जो अंडाशय के दोनों तरफ जुड़े हुए होते हैं। अंडाशय अंडे से भरे होते हैं, जो कि महिला के पैदा होने के पहले से ही बन जाते हैं। हर नन्ही बच्ची अपने अंडाशय में 10 से 20 लाख अंडे लेकर पैदा होती है। बहुत से अंडे तो तभी खत्म होना शुरू हो जाते हैं और बाकी बचे हुए भी उसके बड़े होने के साथ साथ कम हो जाते हैं। हर मासिक चक्र के दौरान आपकी माहवारी के समय के बाद लगभग 1 से 3 अंडे आपके किसी एक अंडाशय में परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं। वहीं पुरुषों का शरीर लगभग निरंतर काम पर लगा रहता है और लाखों शुक्राणुओं का उत्पादन करता है। हर शुक्राणु का एकमात्र उद्देश्य अंडे की ओर तैरकर आना और उसमें व्याप्त हो जाना होता है।
एक औसत अंडा करीब 24 से लेकर 48 घंटे तक जीवित रहता है। गर्भ धारण करने के लिए अंडे को इसी समय की अवधि में शुक्राणु द्वारा निषेचित हो जाने की आवश्यकता होती है। अगर अंडा गर्भाशय में जाते हुए रास्ते में किसी स्वस्थ शुक्राणु से मिल जाता है तो नई जिंदगी की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। यदि वह अंडा निषेचित नहीं हुआ तो वह अंडा गर्भाशय तक जाकर अपनी यात्रा समाप्त करके विघटित हो जाता है और वो माहवारी के रूप में बाहर आता है, जिसे हम मेंसेस या पीरियड्स आना कहते हैं। ओव्यूलेशन पीरियड के समय अंडा अंडाशय से बाहर निकलता है और अंडवाहिनी के सिरे पर मौजूद ऐसे अंडे को पकड़कर नली के मुख में डालकर अंदर ढकेलते हैं। जब संबंध बनाने के दौरान स्पर्म महिला के भीतर जाते हैं तो फैलोपियन ट्यूब के भीतर जाने के जद्दोजहद में अधिकतर शुक्राणु निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि सारे शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं। अंडे के साथ निषेचन करने के लिए शुक्राणु को उन्हें कुल मिलाकर गर्भाशय रिवाह से अंडवाहिनी नलिकाओं तक पहुंचने तक करीब 28 सेंटीमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें हो सकता है कि 1.5 से लेकर 2 दिन तक का समय लग जाए, जिसमें शुक्राणु भी 2 से 3 दिन तक ही जीवित रहता है। इस दौरान एक शुक्राणु महिला के अंडे की मौजूदगी को महसूस करके तुरंत अंडे के भीतर जाने लगता है और कुछ ही समय में सबसे बलशाली शुक्राणु अंडे तक पहुंच जाता है। तो अंडे में तुरंत बदलाव आ जाता है कि कोई अन्य शुक्राणु उसके भीतर प्रवेश ना कर सके। यह एक सुरक्षा कवच की तरह होता है जो कि पहले शुक्राणु के भीतर पहुंचते ही तुरंत ही अंडे को पूरी तरह से कवर कर लेता है। पुरुष का शुक्राणु जब महिला के अंडे के भीतर जाकर मिलता है तो इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। हम नेचुरोपैथी से जुड़े हैं। हमारा मानना है कि प्रकृति प्रजनन को प्रमोट करती है। बिल्कुल ठीक। वीडियो में हमने देखा कि इंटरकोर्स से लेके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस तरह से हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया को इसमें समझाया। समस्या तब आती है जब कभी कभी कुछ कारणों से कंसीव करना हो ही नहीं पाता, तब डॉक्टर निम्नलिखित जांच की सलाह देते हैं। पति में इन चीज़ों की जांच की जाती है, जैसे सीमन, स्पर्म एटसेट्रा। पत्नी में थायराइड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ब्लड, द कॉम्प्रिहेंसिव सिट्रेट चैलेंज टेस्ट, पेप्समेयर, ओवेरियन एंड मोर टेस्ट। और एक बार के टेस्ट से काम भी नहीं चलता, बार बार टेस्ट करवाने पड़ते हैं। और इन तमाम जांच के बाद कंसीव करने के लिए जो उपाय बताए जाते हैं वो संक्षिप्त में कुछ इस प्रकार हैं। जैसे सर्जरी, इंटरयूटेराइन इंसेमिनेशंस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रासिप्टोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, डोनर एग्स एंड एम्ब्रियो, गेस्टेशनल सरोगेसी। जी हाँ, ये सब उपाय मुझे भी बताए गए थे, पर मुझे इन सब टेस्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और मैं नेचुरली कंसीव करना चाहती थी। मेरी एक फ्रेंड को यूट्रस की काफ़ी प्रॉब्लम थी। उसने IVF के कितने सेशंस करवाए, लेकिन उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाई। IVF कराना भी इतना आसान नहीं है। डॉक्टरों का खर्चा, दर्द, दवाई और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं। मैंने तो हस्बैंड से कह दिया, अब इसके बाद मैं और टेस्ट करवाने वाली नहीं हूँ। जो टेस्ट हो चुके, औलाद का सुख होगा तो देखा जाएगा, आगे भगवान की मर्जी। आपके लिए तो ये फैसला बड़ा मुश्किल रहा होगा। मैंने टेस्ट के लिए मना किया था मैडम, बेबी के लिए नहीं। मैं तो कंसीव करना ही चाहती थी। आखिर कौन सी ऐसी औरत होगी जो माँ नहीं बनना चाहेगी। मैंने क्लींजिंग थेरेपीज़ को वेबसाइट पे चेक करना शुरू किया। डॉक्टर सक्सेना जी से मेरी बात हुई। उन्होंने पहले कहा कि पहले लीवर क्लींस कर लो, फिर देखा जाएगा। डॉक्टर साहब वैसे पहले लीवर क्लीन से स्टार्ट करने की ही सलाह देते हैं। हाँ, और मैंने लीवर क्लींस कर भी लिया। फिर अच्छा लगा, एक नई उम्मीद जगी। लेकिन लीवर क्लींस करने से कंसीव करने का क्या संबंध? देखिए, शरीर के सारे अंग एक दूसरे के साथ कार्यप्रणाली से जुड़े हुए होते हैं। ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं और वैसे भी कुक फूड और पोल्यूशन की वजह से हमारे ये सारे अंग खराब होने लगते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सीधी सी बात है, आपने अभी जो वीडियो दिखाया उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में बताया। महिलाओं में ये अलग अलग तरह के रोल प्ले करते हैं, जैसे कि महिलाओं में वेजाइना का रोल अलग होता है, फैलोपियन ट्यूब हो गई, यूट्रस हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंसीव करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इनका क्लीन होना भी काफ़ी ज़रूरी है। लीवर क्लींस करने के बाद मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल किया कि क्या हस्बैंड और वाइफ में कोई भी मेजर रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटी है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, तो वो प्रॉब्लम तो थी ही नहीं। वैसे भी इंडियन आंकड़ों के हिसाब से 32% मामलों में हस्बैंड्स में, 27 मामलों में वाइफ में, 7% में बोथ और 34% मामलों में कोई भी समस्या नहीं होती।
प्रगति जी, सच बताऊं तो ये सारी क्लिनजिंग थेरेपी जी सारी महिलाओं को करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो महिलाएं कंसीव कर लेती हैं या कंसीव करने के प्रोसेस में भी हैं, अगर वो ये सारी थेरेपी कर लेती हैं तो एक बच्चे को बहुत अच्छा माहौल मिलता है। और वैसे भी 9 महीनों में बच्चे का माँ के गर्भ के सिवा और होता भी कौन है। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद हम पति पत्नी दोनों जाके डॉक्टर सक्सेना जी से मिले और उन्होंने कहा कि लीवर क्लींस के बारे में पूछा, तो हमने कहा कि हाँ, हमने लीवर क्लींस तो कर लिया है। तो इसके बाद उन्होंने मुझे आगे और क्या क्या क्लींस करनी है उन सब के बारे में बताया। तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि अब कोई और टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को मैं जो भी क्लींजिंग बता रहा हूँ आप करते जाइए और आप ज़रूर नेचुरली कंसीव कर लेंगे। हाँ, डॉक्टर साहब वैसे पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए सब मना ही करते हैं। हाँ, हैरानी तो हमें बहुत हुई, जहाँ दूसरे डॉक्टर ज़रूरी और गैर ज़रूरी कितने सारे टेस्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि आप नेचुरली कंसीव करेंगे, आपको कोई भी टेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। पर मुझे समझ नहीं आया कि अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। पर हमने डॉक्टर सक्सेना पे भरोसा किया और उन्होंने जो भी बताया हमने वैसे ही प्रोसेस किया। अच्छा, आप ये बताइए कि एक अल्ट्रासाउंड का खर्चा कितना आता है? तकरीबन 600 से 700 रुपये। ये तो एक नॉर्मल टेस्ट हुआ मैडम, इसके अलावा ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, ओवरी टेस्ट, फैलोपियन ट्यूब टेस्ट, न जाने कितने सारे टेस्ट के बारे में कहते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, हस्बैंड की लीव, घर में पेरेंट्स की टेंशन और न जाने कितने सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो मुझे ये अपना इलाज अपने हाथ इसलिए भी अच्छा लगा कि मैं ये अपने कन्वीनियंस जोन के हिसाब से अपने घर में अपने तरीके से कर सकती हूँ, और वो भी पूरी गारंटी के साथ। आपको डॉक्टर साहब पर भरोसा कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने इनके सारे वीडियो देखे थे, आदमी सही लगे और रुपए पैसे तो कुछ लेते ही नहीं है, उल्टे अपना समय निकाल कर और खुद मरीजों का इलाज करने जाते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैं इनसे भरोसा कर लेती हूँ। ओके, फिर क्या, फिर हम दोनों ने अपना इलाज शुरू किया। दोनों ने क्यों? जिससे जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो वो पूरी तरह ठीक हो जाए। आपके पति ने ये सब कर लिया? हाँ, उन्होंने किया, और ये करने से जेंट्स की जो भी प्रॉब्लम होती है ना वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लीवर क्लींस, एसिडिटी क्लींस, पैरासाइट क्लींस, किडनी क्लींस, ये सारे क्लींस तो हमने वीडियो देखकर ही कर लिए। ये सब तो एक हफ्ते में ही हो जाता है? हाँ, ये सब कुछ एक हफ्ते में ही हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगने लगा, हमें लगा कि हम सही रास्ते पे हैं और डॉक्टर सक्सेना पर हमारा भरोसा और बढ़ते गया। फिर आपने कंसीव कर लिया? नहीं मैडम, अभी तो 100 में से सिर्फ 10 दिन ही गए हैं। फिर आपने क्या किया? अब मुझे गायनिक क्लींस करने थे। मैंने वेंजाइनल क्लींस के लिए वेंजाइनल डाउच, एप्पल साइडर विनेगर और आधे कटे लहसुन जमा किए। उससे मुझे काफ़ी ताजगी लगी। धीरे धीरे मुझे भरोसा होने लगा कि डॉक्टर साहब क्यों क्लींजिंग करने पर जोर देते हैं और टेस्ट पर नहीं। टेस्ट के रिजल्ट जो भी हो, इलाज तो क्लींजिंग से ही होना है। बात तो सही है, फिर टेस्ट क्यों कराए जाएं? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा अगला स्टेप था ओवरी क्लींस। इसे कैसे करते हैं? बेहद आसान है। 100 ग्राम दालचीनी आप ले लीजिए, फिर उसे आप एक आधे गिलास पानी में डालकर फ्रीज़र में रख दीजिए। 6 से 7 घंटों में फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाएगी, उसे आप बाहर निकाल लीजिए। उसे थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए। जैसे ही ये पानी बने तो आप इसे मुंह में दालचीनी को लेकर चूस लीजिए और बचे हुए पानी को आपको दिन में 3 बार 2 दिन तक पीना है। ओके। इसे इस्तेमाल करने का दूसरा भी तरीका है। आप पाव लीटर दूध ले लीजिए, इसमें दालचीनी डालिए और इसकी दही जमा दीजिए, फिर इसे आप फ्रीज़र में रख दीजिए। इस दही को आप दिन में 2 दिनों तक यूज़ कर सकते हैं और इसी दही को आपको 3 बार खाना है। दालचीनी की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें आ गई और दही के बैक्टीरिया ने भी अपना काम कर दिया। ये इलाज तो आसान है। ओवरी क्लींस के लिए मैंने 15 से 20 मेथी के दाने भी पानी में भिगोकर शहद के साथ लिए हैं। फिर उसके बाद मैंने 15 ml एप्पल साइडर विनेगर लिया, उसे पानी में घोलकर 4 दिन तक रोज़ाना दिन में 3 बार पिया। उसे खाली पेट या खाना खाने के बाद? खाली पेट। ये सारी दवाइयाँ ज़्यादा असर करती हैं। फिर 4 दिन में तो ओवरी बिल्कुल ठीक हो गई होगी? जी हाँ, मुझे अंदर से भी लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और मैंने ल्यूनेसिपेशन भी आजमाया। इस प्रोसेस में आप सोते वक्त सारी लाइट्स जो हैं वो बंद कर देते हैं, कर्टन्स लगा देते हैं। घर में ज़रा भी लाइट नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक कि मोबाइल की भी लाइट इसमें नहीं आनी चाहिए। इस प्रोसेस का ये थीम है कि जब पूरा डार्क होता है, अंधेरा होता है ना, उस वक्त फीमेल्स एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो कि ओवरी रिपेयर करने में, यूट्रस रिपेयर करने में काफ़ी काम करते हैं। ओवरी ठीक तो प्रेगनेंसी एश्योर्ड? जी हाँ, लेकिन अब ओवरी के साथ मुझे यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब्स टेस्ट भी क्लींस भी करने थे। वो कैसे?
हर साइकिल में यूट्रस में ब्लड इकट्ठा होता है। जब हमारे पीरियड्स होते हैं तो वो ब्लड निकल जाता है, लेकिन फिर भी 5 से 10 ml तक का जो ब्लड होता है वो यूट्रस में पड़ा ही रहता है। और ये सड़ा हुआ जो ब्लड है ये गंदा रहता है काफ़ी, और यूट्रस की हेल्थ को काफ़ी ख़राब करता है। और वैसे भी आजकल इर्रेगुलर पीरियड्स तो आम बात हो गई है। हाँ वो तो है, लेकिन फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? घर पर बैठे मात्र 200 रुपये खर्चे में यूट्रस क्लींस। क्या ये सच है? जी हाँ, आपको गेंदे के 1 किलो फूल लेनी है, उसकी पंखुड़ियों को अलग करना है, फिर उसे आपको धूप में सुखाना है। धूप में इसे आप 6 से 7 घंटे तक सुखाइए। उसके बाद में आप इसे पानी में मिलाकर उबालिए और चाय की तरह दिन में 2-3 बार सेवन कीजिए। इसे आप 2-3 दिन पीजिए। इसके अलावा आप ये भी कर सकती हैं कि जिस तरह इस मर्तबान में दिखाया गया है, आप पंखुड़ियों को डाल दीजिए और उन्हें भीगने दीजिए और इसे 6 से 7 घंटे सूर्य की रोशनी में रहने दीजिए। और फिर आप इस पानी को छानकर इसकी पंखुड़ियों को अलग करके इस पानी को आप 2-3 बार दिन में पी सकती हैं। ये भी आपको 2 से 3 बार करना है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल और फेनाइल के कपड़े का भी यूज़ करना है। इस फेनाइल के कपड़े को आपको कैस्टर ऑयल में अच्छी तरह से भिगो देना है और इसे नाभि के नीचे स्पेशली एबनॉर्मल एरिया पर रखकर उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट रखकर आपको एक हीटिंग पैड रखना है, अगर आपके पास हीटिंग पैड है तो, वरना आप गर्म पानी की थैली का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे आपको 20 मिनट तक रोज़ाना करना है। ये भी आप 3-4 दिनों तक कीजिए। अच्छा, अरे वाह, यूट्रस साफ। जी हाँ, यूट्रस क्लींस। इतना मुश्किल तो नहीं है? ये इतना मुश्किल भी नहीं है और आसान भी है। और इसके बाद हमें आगे करना है फैलोपियन ट्यूब्स क्लींस। वो कैसे करते हैं? इसके लिए आपको फर्टिलिटी मसाज करना है। फर्टिलिटी मसाज करने के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है रिलैक्सेशन पोजीशन में। पीठ के नीचे आप एक तकिया रख लीजिए, ऑलिव ऑयल को हल्का सा गर्म कर लीजिए। ओके। और इस मसाज को करते वक्त आपको पेल्विक बोन से इसे नाभि की तरफ ऊपर खींचना है। अच्छा। इस स्थिति में आपको 10 तक गिनना है और फिर इस स्थिति को छोड़ देना है। ऐसा आपको दिन में 3-4 बार कीजिए, 4 दिनों तक। और आगे की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देखेंगे। सेल्फ फर्टिलिटी मसाज शुरू करने के लिए 3 लंबी गहरी सांसें लें और अपने शरीर को गहराई से महसूस करें। नाभि के चारों ओर दिखाए अनुसार अपनी उंगलियों के पोरों की सहायता से घड़ी की दिशा में मालिश करें। अगला कदम पॉइंट को दबाना है। पैर के अंगूठे के नीचे और बीचों बीच पिट्यूटरी ग्रंथि का पॉइंट है जो हार्मोनल बैलेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाथ के अंगूठे की सहायता से इसे गोल आकार में दबाते हुए पॉइंट को दबाएं। अपने दोनों हाथों के पंजों को चित्र में दिखाए गए तरीके से नीचे की ओर जहां हमारी ओवरीज है वहां से खींचते हुए पेल्विक बोन्स की तरफ उठाएं। अब हम आपको एरंडी तेल का पैक बनाने और इस्तेमाल करने की विधि बताएंगे। एरंडी का तेल खून के प्रवाह को अच्छा करने और सूजन को कम करने में अत्यंत मददगार है। हम एक चौड़े मुंह के बर्तन में लगभग 30 ml ऑर्गेनिक एरंडी का तेल डाल लेंगे। पानी को किसी चौड़े मुंह के बर्तन में गर्म करने रख देंगे। जब पानी गर्म हो जाए तो तेल वाला बर्तन उस पर रखकर तेल को गर्म होने देंगे। अब फिनाइल का कपड़ा या पुराना कंबल पेट के साइज का काट लेंगे और उसे तेल में डुबा देंगे। कपड़े को कुछ मिनट बर्तन के किनारों पर रहने देंगे ताकि तेल टपकना रुक जाए। अब एक पुराने टॉवल पर लेट जाएं और ये कपड़ा अपने पेट को ढकते हुए रख लें। इसको एक प्लास्टिक शीट से ढक लें और फिर इस पर एक गर्म पानी की थैली रख लें। इसे 30 से 40 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। यह डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। लेकिन ध्यान रहे यह आपको प्रेगनेंसी में और पीरियड्स में नहीं करना है। साथ ही फैलोपियन ट्यूब्स क्लींस के लिए आपको 100 ग्राम अदरक लेनी है। उसे थोड़े से पानी में आपको उबालना है छीलकर, और इस पानी को आप पीते रहिए दिन में 2-3 बार 3-4 दिनों तक। इसके अलावा आप अदरक को ऐसे भी चूस सकते हैं। ये सब करने से ये होता है ना कि फैलोपियन ट्यूब्स में जो ब्लॉकेजेस है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाती है। बस और कुछ? और आप रोज़ सुबह 10 मिनट धूप स्नान कीजिए। इससे विटामिन डी और कैल्शियम के लेवल्स बॉडी में काफ़ी बढ़ जाते हैं। सुनने में तो ये सब बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता ये सब बड़ा झंझट वाला काम है, वो भी 100 दिनों तक?
100 दिन तो नहीं, मैक्सिमम 20 से 25 दिन लगते हैं और इसमें ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और झंझट तो तब है जब आपको ये प्रोसेस पूरी तरह पता नहीं है। एक बार ये प्रोसेस पूरी तरह पता हो जाने पर ये आपके रूटीन लाइफ में आ जाता है और ये ईजिली कैरी हो जाता है। शिवानी जी, इतने सारे नुस्खे आपको मिले कहाँ से और इन सब में खर्चा कितना होता है? इसका खर्चा है सिर्फ 2000 रुपये और ये सारे नुस्खे मुझे डॉक्टर सक्सेना जी ने समय समय पर गाइड किए और मैंने इन्हें अपनाया। बस इतना ही या इसके अलावा भी और कुछ है? इसके अलावा ये सारी सामग्रियाँ रखी गई हैं दर्शकों को समझने के लिए। जैसे कि हम शुरू करेंगे वेजाइनल क्लींस से। इसमें हमें वेजाइनल डाउच का यूज़ करना है। वेजाइनल डाउच में हम सादे पानी से भी यूज़ कर सकते हैं या उस पानी में हम ACV एप्पल साइडर विनेगर भी मिला सकते हैं। और गेंदे के फूलों का यूज़ जो है वो यूट्रस क्लींस के लिए है। इसमें हम सूखी पंखुड़ियों का यूज़ कर सकते हैं या गीली पंखुड़ियों का यूज़ कर सकते हैं। ओवरी क्लींस के लिए हम लेते हैं दालचीनी, मेथी दाना। इन सारी सामग्रियों को हम यूज़ करते हैं क्लींजिंग थेरेपी में फ्रॉम वेजाइनल क्लींस, फैलोपियन ट्यूब क्लींस, ओवरी क्लींस और यूट्रस क्लींस। और इसके अलावा भी आपने कुछ किया? जी हाँ, कंसीव करने की ये सारी क्लींजिंग प्रोसेस के अलावा हम ध्यान, योगा, मेडिटेशन और सेतु बंधासन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी कंसीव करने के प्रोसेस में काफ़ी आसानी हो जाती है। पूरी प्रक्रिया को करने में 1.5 से 2 महीने ज़रूर लगते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सेफ़ है। और एक बार आपको नए मेहमान के आने की खुशी मिल गई तो ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल आसान हो जाती है। और इन सब चीज़ों का आप क्लींजिंग थेरेपी में इस्तेमाल कीजिए और नए मेहमान के आने की तैयारियाँ शुरू कीजिए। शिवानी जी, आपने अपने प्राइवेट मैटर के बारे में इतना खुलकर दर्शकों को जो बताया है, उसके लिए दर्शकों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैंने इस टॉपिक के बारे में इसलिए इतना ओपनली चर्चा की ताकि मैं चाहती हूँ कि जिन महिलाओं को कंसीविंग की प्रॉब्लम है या वो कंसीव नहीं भी कर पा रही हैं, तो प्लीज़ वो आगे आएँ और इस थेरेपी को अपनी लाइफ में शामिल कर नेचुरली कंसीव करें। धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।